तो हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप लोग ये कमेंट करके बता दो कि आप लोगों का साइंस 2 का पेपर कैसा गया। अभी अभी जस्ट पेपर देकर आ रहे होंगे, मुझे पता है। और जस्ट ये जो वीडियो है, जो कि एक हिस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो है, जो कि आप देख रहे होंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि साइंस 2 का पेपर आपके हिसाब से कैसा था, ईजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था, वो जरूर से बताना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चों का बहुत ही सुंदर तरीके से साइंस 2 का पेपर गया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जैसा भी गया, लेकिन चला गया, यानी कि आपका जो थर्ड लास्ट पड़ाव था उसको भी आपने खत्म कर दिया। मात्र दो पड़ाव और रह गए हैं आपके पूरे इस 10th की जर्नी में। ठीक है, ये पूरा सुनहरा साल आप लोग का 10वीं का, ये सिर्फ 2 पेपर के बाद, यानी आज से अगर मैं काउंट करूं मात्र 5 दिन के बाद आप लोगों का 10वीं जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रहा होगा। ठीक है, तो अब साइंस 2 को पेपर को हम बाजू करेंगे और अगले पड़ाव पे फोकस करेंगे, जो कि हमारा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, सोशल साइंस या फिर सोशल स्टडीज हम इसको बोलते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी आ जाता है। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस एक साथ होता है पेपर 40 मार्क्स के लिए, और उसके बाद एक दिन बाद ही आपका ज्योग्राफी का पेपर है, जो कि अगेन होगा 40 मार्क्स का, अलग पेपर होगा ज्योग्राफी का। लेकिन हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एक साथ है, जिसमें 28 मार्क्स हिस्ट्री आता है और 12 मार्क्स जो होता है वो पॉलिटिकल साइंस आता है। और इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करना है और हमारे पास लगभग 2-2.5 दिन का समय है। लेकिन इसी बीच आप देखोगे तो होली का समय भी आ रहा है। होली भी बहुत लोग धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सेलिब्रेट भी करो, क्योंकि साल में एक त्यौहार आता है। हमारे हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में तो यार बहुत मान्यता है इस फेस्टिवल की, फेस्टिवल ऑफ जॉय, फेस्टिवल ऑफ कलर। ठीक है, तो जरूर खेलना चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपको पढ़ाई भी करना है। ठीक है, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरा स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा मिशन 35 प्लस मार्क्स होता है आउट ऑफ 40 मार्क्स, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस बेहतरीन से 10th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के स्ट्रैटेजी वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आप लोग कमेंट तो करके बता दोगे साइंस 2 का पेपर कैसा गया, लेकिन साथ में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जिसके नोटिफिकेशंस नहीं जाते हैं, कुछ पुराने वीडियोस हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह हम सब यहां पे शेयर करते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और चीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट के तौर पर बोलना चाहता हूं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे लोग इस चीज का मान रखेंगे। तो हमारा एक चैनल है जिसका नाम है दोस्तों JR कॉलेज। ठीक है, मैं अभी से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आखिरी 2 पेपर बच गए और बच्चों को फिर बाद में पता नहीं चलता। तो JR कॉलेज चैनल है, अभी आप 10th में हो, लेकिन आप 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में आने वाले हो। तो जैसे आप 11th में आओगे या फिर आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम, 10वीं का बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे पूरा प्रॉपरली डिसाइड कर लेते हैं कि उनको साइंस लेना है या फिर कॉमर्स लेना है। तो अगर आप साइंस कॉमर्स दोनों ही लेना चाहते हो, मतलब दोनों में से कोई भी लेना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को जरूर से विजिट कर लेना। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लो। ये वीडियो देख रहे हो ना, थोड़ा बैक होके जाओ और जाओ JR कॉलेज सर्च करो, या तो हमारे इस चैनल के JR ट्यूटोरियल के चैनल सेक्शन में भी जाके आपको हमारा चैनल JR कॉलेज नाम का चैनल देखने मिल जाएगा। ठीक है, इस पे हम सारे 11वीं के और 12वीं के सारे कंटेंट्स को ऑलरेडी बना चुके हैं और अपलोड भी कर चुके हैं, और नए नए वीडियोस भी आते रहते हैं। लाइव जब पढ़ाना होता है तो लाइव भी आते हैं, और इनमें मैं मैथ्स पूरा पढ़ाता हूं, और बहुत सारे साथ में टीचर्स है, अभिषेक सर है, संजीव सर है, ऐसे बहुत सारे और टीचर्स है जो इस चैनल पे पढ़ाते हैं आप सभी को हेल्प करने के लिए। तो प्लीज जाओ, अभी से बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हेल्प हो जाए। ठीक है बच्चा, कर दोगे इतना मेरे लिए? चलिए, बाकी बातें तो होती रहेगी, इंस्टाग्राम पे जुड़ना जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मिशन 35 प्लस कैसे करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया हुआ है क्या, कि हमारे चैनल के ऊपर पूरा सिलेबस हमने पढ़ा रखा है, मतलब हिस्ट्री के जो 9 चैप्टर है, ठीक है, चाहे हिस्टोरियोग्राफी हो पहला, दूसरा, तीसरा, अप्लाइड हिस्ट्री हो, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो जो भी आपका स्पोर्ट्स हिस्ट्री है, मास मीडिया हिस्ट्री है, ठीक है ना, उसके बाद जो भी आपका टेंजिबल इंटेंजिबल वाला चैप्टर है, वो सभी चैप्टर 9 के 9 चैप्टर्स के हिस्ट्री को हमने पढ़ा के अपलोड करके रखा है। तो एक बार हमने पढ़ाया था, जब मैं पढ़ाता था, व्हाइट बोर्ड था हमारे पास, थोड़ा बड़ा वाला व्हाइट बोर्ड, तब हमने पढ़ाया था। तो मैंने पूरा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर मैंने ही सब कुछ पढ़ा के रखा था। लेकिन इस साल वापस से मैंने प्रिया मैम को एक जिम्मेदारी दी कि आप पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ाओगे, वो भी पूरा डिजिटल बोर्ड के ऊपर। तो उन्होंने भी इस साल पूरा पढ़ा के कंप्लीट किया। मतलब आपके पास दो अलग अलग तरीके से सिलेबस प्रेजेंट है, एक तो मेरा पढ़ाया हुआ भी प्रेजेंट है और एक प्रिया मैम का भी पढ़ाया हुआ प्रेजेंट है। आपको हमारे दोनों में से किसी का भी अच्छा लगे, मेरा अच्छा लगे तो आप मेरा पढ़ सकते हो, हमारी प्रिया मैम का अच्छा लगे पढ़ो, लेकिन मैं ये आपको बोलता हूं कि आप हमारे लेक्चर्स को जरूर देखें। तो हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, जरूर से आप पढ़ सकते हो। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि जो भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे उसको 1.5x की स्पीड से लगा के पढ़ना। अगर आप इतनी स्पीड लगा के पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बन जाएंगे। साथ ही में मैं आपको बोलता हूं कि हमारे इस चैनल पे लास्ट में हमने उड़ान बैच भी पढ़ाया हुआ है। तो पिछले साल भी उड़ान बैच पढ़ाया था, जिसको बोला था उड़ान बैच 2.0, और इस साल भी उड़ान बैच 3.0 पढ़ा है। तो इस साल थोड़े से कम वीडियो बना पाए हम हिस्ट्री के,
लाइव रिवीजन की मैं बात करूं, लेकिन पिछले साल ऑलमोस्ट 90% पढ़ा दिया था। तो आप उड़ान बैच के भी जो हमारे वन शॉट वीडियोस है जो हिस्ट्री के हैं, पॉलिटिकल साइंस के, उसको आप देख के वन शॉट में आप पूरा पूरा चैप्टर को रिकॉल रिवाइज कर सकते हो, ये आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो या तो डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करके तो भी मिल जाएगा। मान लो हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ना है, एक एग्जांपल देता हूं कि लेट्स सपोज आपको हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरियोग्राफी पढ़ना है, तो आप सर्च करो सीधा यूट्यूब पे जाके कि 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 1 हिस्टोरियोग्राफी बाय JR ट्यूटोरियल्स। तो आगे बाय JR ट्यूटोरियल्स अगर लिखोगे तो आपको सारी की सारी चीजें हमारे वीडियो के फॉर्म में देखने मिल जाएंगी टॉप पे। उसको बस ओपन करना है, क्लिक करके देखना है। एक लेक्चर देख के हुआ, दूसरा लेक्चर दूसरा हो गया, तीसरा लेक्चर, इस प्रकार से लेक्चर्स देखते रहना है और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं थोड़ी स्ट्रैटेजी की। तो थोड़ी स्ट्रैटेजी की अगर बात करूं तो आज जो तारीख है, जिस दिन आप साइंस 2 का पेपर लिख कर आए हो, उस दिन तारीख है आपका 12 तारीख। तो 12 तारीख को अगर आप घर पे आ गए हो, ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक 2 बजे तक घर पे आ गए होंगे, तो जैसे आप पेपर देके घर पे आ जाओगे, लंच विंच कर लेना अच्छी तरीके से, थोड़ा फ्रेश हो जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद आपको 2:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो, तो ऑब्वियसली ये वीडियो आपको मैं 2:30 बजे ही डाल चुका रहेगा, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अभी 2:30-3, अगर आप एकदम स्टार्टिंग में ही देख रहे हो, जैसे ये वीडियो आया वैसे ही देख रहे हो, तो मतलब 2:30 बज रहे होंगे। ठीक है, तो 2:30 बजे आपका ये लर्निंग स्ट्रैटेजी जो वीडियो है, जिसमें आपको पूरा प्लानिंग बताऊंगा, पेपर पैटर्न भी बताऊंगा, जिनको नहीं पता उन सभी को बताऊंगा और किस तरीके से पढ़ना है वो भी बताऊंगा। तो बने रहो, बस एंड तक बने रहना इस वीडियो की। और इस वीडियो को भी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो बाद में, तो 1.5 की स्पीड पे देख लेना। तो इसमें पूरा आपको इस पूरे वाले दिन आपको क्या करना है, पूरा लर्निंग स्ट्रैटेजी समझने के बाद हिस्ट्री के ऊपर प्रॉपर फोकस कर देना है। यानी आज के इस दिन में हमें हिस्ट्री ही पढ़ना है। तो आप हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को उठाओ, उसके लेक्चर्स देखो, समझने की कोशिश करो हिस्टोरियोग्राफी में क्या था भाई, अलग अलग जो हिस्टोरियंस थे, कार्ल मार्क्स था, वोल्टायर था, रेनी डेस्कार्टी था, उसने क्या क्या बोला। फिर इंडियन ट्रेडिशन का भी हिस्टोरियोग्राफी है, वहां पढ़ो। फिर उसके बाद जो चैप्टर्स है, ये अप्लाइड जो हिस्ट्री है, अप्लाइड आर्ट्स वाला चैप्टर, वो सब पढ़ लो। तो इससे आपको 12 तारीख का पूरा आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा दिन माफ करना, तो 13 तारीख का जो दिन है, 13 तारीख को आपको क्या करना है, हिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन साथ में थोड़ा सा फोकस आप पॉलिटिकल साइंस पे भी पढ़ोगे और इसमें एकदम फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है। और इस स्ट्रैटेजी वीडियो के बाद भी हम कई सारे और वीडियोस देंगे, जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कंसेप्ट चार्ट होता है उसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चंस, मतलब अलग से वीडियो। तो सारे वीडियो अलग अलग तरीके से हम इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको देंगे, जो आपको कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, हमारे इस चैनल पे बस डेली आके चेक करते रहो, हर 2 घंटे 1 घंटे पे आके चेक करते रहो कि सर ने कोई नया वीडियो अपलोड किया है क्या। वो सारे वीडियोस को ओपन करके 1.5 की स्पीड पे देख के सारे वीडियोस को देख के खत्म कर सकते हो, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। तो फास्ट ट्रैक रिवीजन आप कर सकते हो। फिर जो तीसरा दिन है आपका 14 तारीख, जो कि आपका होली का दिन है। तो आपको पता है होली वाला दिन जो है, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे होली को सेलिब्रेट करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप करो भी। थोड़ा बहुत 1-2 घंटा 3 घंटा आप खेल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर होली वगैरह खेल के हो जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इस स्ट्रैटेजी वीडियो में ही बता देता हूं, क्या है वो होली वाला चीज, कि अगर आप होली खेल रहे हो तो फेस पे कलर मत लगने देना। बस इतना मुझे आपसे कहना है, एक रिक्वेस्ट के तौर पे बोल रहा हूं कि अगर बहुत सारे ऐसे मार्केट में कलर आ रहे हैं, पता ना, चमकी वाला कलर होता है, ऑयल पेंट वाले कलर होते हैं, ऐसे पेंट होते हैं, ऐसे कलर होते हैं जो फेस पे लग गए तो जल्दी निकलते नहीं है। और अगर फेस पे लग गए और नहीं निकल रहे हैं तो अगले दिन आपको पेपर में बैठने भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आज भी मेरे को वो सीन याद आता है, जब हम छोटे थे हमको सुनने में आता था कि कोई एक बच्चा था जिसने बहुत ज्यादा होली खेली और जो सिल्वर कलर का जो पेंट आता है ना, पूरा चेहरे पे सिल्वर सिल्वर हो जाता है, पता नहीं उस कलर को क्या बोलते हैं, उसके ऊपर वो सिल्वर पेंट लग गया था, सिल्वर कलर लग गया था और वो छूट ही नहीं रहा था। तो अगले दिन जब पेपर देने गया तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हॉल टिकट चेक करते हैं और आपका चेहरा और हॉल टिकट में जो फोटो है उसका चेहरा मैच करते हैं, मतलब थोड़ा तो देखते हैं कि हाँ यही इंसान आया है कि नहीं। तो भाई उसका चेहरा ही मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि पहचान ही नहीं आ रहा था, तो उसको फिर अलाउ ही नहीं किया पेपर देने के लिए। तो यार आपके साथ ना हो, ये आपका पूरा करियर खराब कर देगा, आपका पूरा साल खराब कर देगा। तो ये चीज मत करना कि भाई अगर नहीं खेलते हो होली तो बिल्कुल घर से मत निकलो, सिर्फ पढ़ाई करो। लेकिन अगर खेलते हो तो इतना ध्यान में रखना कि चेहरे पे कुछ लगने मत देना। नॉर्मल गुलाल से खेलोगे चलेगा, नॉर्मल पानी से खेलोगे चलेगा, लेकिन वो वाले कलर से बिल्कुल मत खेलना। और उसी दिन जितना हो सके लर्निंग जो आपका बचा हुआ रहेगा और आपका जो जितना भी रिवीजन इंपॉर्टेंट वीडियो जो हम देंगे या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बचा रहेगा, उसके सारे रिवीजन आपके करके हो जाने चाहिए। और फाइनली आपका वो दिन आ जाएगा 15 तारीख का, जिस दिन आपको एग्जाम देना है हिस्ट्री का। तो 15 तारीख वाली दिन सुबह सुबह तो हम आपसे मिलते ही है, ठीक है। तो वो लाइव रिवीजन या फिर LMR रिवीजन, जैसा भी रिवीजन रहेगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये था थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आ जाते हैं हिस्ट्री के कुछ पेपर पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू चीज। तो सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री का, देखो मेरे पास ना क्वेश्चन पेपर भी, अगर मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर है 2024 का, ठीक है, 2025 का नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। इतना भी एडवांस नहीं हुआ हूं मैं कि मेरे पास पेपर आ जाए। ये आपका 2024 का हिस्ट्री का पेपर है। और इस पेपर में अगर मैं बात करूं, ये देखो पेपर, ये पेपर की अगर मैं बात करूं, ये जो पेपर है इसमें जो पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से मैं आपको कुछ चीजें एनालाइज करके बता रहा हूं। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला क्वेश्चन हमेशा आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी MCQ आता है। और ये हमेशा आता है 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है, मतलब 1 मार्क्स से 1 क्वेश्चन हुआ। तो 3 क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो हिस्ट्री का एक प्लस पॉइंट क्या है ना, हिस्ट्री और सोशल साइंस, ये पूरा सोशल स्टडी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सभी का एक प्लस पॉइंट क्या है बताता हूं, कि इनमें से जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर कहां से पूछते हैं, टेक्स्ट बुक में से ही पूछते हैं। जितने भी टेक्स्ट बुक के
पीछे के आपके क्वेश्चन होंगे उन सभी को याद कर लो। टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज होता है, अभी टेक्स्ट बुक है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं बताता हूँ। टेक्स्ट बुक पता है, टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज होता है, उन सभी टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो एमसीक्यूज हो, शॉर्ट नोट्स हो, कंसेप्ट चार्ट हो, ब्रीफ क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, आप उसको बाय हार्ट कर लोगे। जितना ज्यादा पढ़ लोगे, मतलब सभी 9 के 9 चैप्टर्स का पूरा मतलब 80-90% पढ़ लिया, तो मैं गारंटी देता हूं भाई 40 में से आप लोग के 35-36 मार्क्स तो 100% सिक्योर हो जाएंगे, ये गारंटी मैं बोल सकता हूं। ठीक है बच्चा, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। तो आपका टेक्स्ट बुक के सारे एग्जांपल्स को ध्यान में रखना है और सभी चीज को याद करके लेना है। और अगेन मैं बोल रहा हूं, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो याद किया जाता है, रट्टा लगाया जाता है, पढ़ा जाता है, रिवाइज किया जाता है। ठीक है, सिर्फ देख के नहीं जाना है, समझ के नहीं जाना है, उसको याद भी करना है, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, तो याद रखना। आप क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीडियो में बनाऊंगा लेटेस्ट में, वो सारे कवर करा दूंगा, तो उसका टेंशन आप लोग मत लेना। कुछ लास्ट ईयर के वीडियोस भी हमने बनाए थे, उसको भी रीशेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं रीशेयर कर दूंगा, जो कि आपको हेल्प हो जाएगा। साथ ही में जो भी आपके नोट्स है उसको अच्छे से पढ़ो। 21 का सहारा ले सकते हो, 21 होता है ना, 21 मोस्ट लाइकली सेट, उसका सहारा ले सकते हो, और डाइजेस्ट भी आप अच्छे से रेफर कर सकते हो। तो इस चीज से आपका प्रिपरेशन करके हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉपर एमसीक्यू की, तो टेक्स्ट बुक पे अच्छे से आना। अब कुछ एग्जांपल बताता हूं, जैसे लास्ट ईयर कुछ पूछे गए थे। देखो क्या बोल रहा है, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय डैश। तो एक 4 ऑप्शंस आएंगे, तो याद रखना कि जो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था इंडिया में, उसको जेम्स अगस्टस हिक्की ने स्टार्ट किया था। हिक्की याद रख लो, इंग्लिश न्यूज़पेपर आया तो हिक्की याद रख लेना। इंग्लिश न्यूज़पेपर आया, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया, जेम्स अगस्टस हिक्की। वैसे तो मैं सेपरेट एमसीक्यूज के लिए, बाकी चीज के लिए भी वीडियो लाऊंगा, उसका टेंशन मत लेना, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं कि देखो ऐसे एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट, डैश वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन था, वो था सर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या था, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया इज डैश एट कोलकाता। कोलकाता में पहला जो म्यूजियम था इंडिया में, वो क्या था, इंडियन म्यूजियम। याद रखना, क्या रहेगा, इंडियन म्यूजियम, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, द डैश सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल। तो इसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, और ऐसे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछे गए थे, इसका भी बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। और अगेन मैं कई बार आपको समझा चुका हूं बच्चा, कि आपका जो एमसीक्यूज है, इसको अच्छे से पढ़ के ले लोगे तो अच्छा है। क्योंकि देखो एमसीक्यूज जो होता है ना, वो एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके स्टार्टिंग के मार्क्स जो है ना, वो देके जाएगा, बहुत ईजी तरीके से देके जाता है। ठीक है, तो जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन मैं कराऊंगा, चाहे वो कोई और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इनको आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अपने एंड से जितना हो सके सारे के सारे चैप्टर्स को आप क्या करोगे, याद करके रखोगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा। ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। चलो, अब ये जो है यहां पे द डैश सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल। ठीक है, तो कुशाना पीरियड याद रखना, ऑप्शन में आएगा, मैंने ऑप्शन लिखा नहीं एक्चुअली इसके लिए, तो यहां पे मैं लिख देता हूं आंसर डायरेक्टली। तो कुशाना पीरियड, तो इसका सही जवाब है कुशाना पीरियड जो है, इसने 100 देखा था, मतलब देखा था मथुरा स्कूल को राइज होते हुए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, भिलार नियर महाबलेश्वर इज नोन एज द विलेज ऑफ डैश। तो ये भिलार याद है, भिलार से याद रख लेना बुक्स। भिलार से आप क्या याद रखोगे कि भिलार जो एक ऐसा विलेज है जो कि महाबलेश्वर में है, इसको विलेज ऑफ बुक्स के नाम पे जाना जाता है। और अकॉर्डिंग टू डैश ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो इसको कार्ल मार्क्स ने बताया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स भी पूछे गए, तो इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखोगे। ठीक है, बस मुझे आपको यही चीज बताना है कि ये जितने भी एमसीक्यूज हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके वीडियोस में ला दूंगा, तो उसका तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। लेकिन जितने भी गिव रीजंस हो जाएंगे, शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे, एक्सप्लेन करने वाली चीजें आ जाएगी, उसको तो आपको रट्टा मारना ही है, बाय हार्ट करना है, तो आप नोट से बाय हार्ट कर लेना। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन 1B में। अब सबसे पहले तो मैं मार्क्स काउंट करके बता देता हूं। मान लो कि अगर आप एक बच्चे हो, एवरेज बच्चे भी हो, तो क्या आप एमसीक्यूज में 3 में से 3 मार्क्स नहीं निकाल पाओगे? क्या तीनों के तीनों एमसीक्यूज करेक्ट नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। तो समझ लेना कि कोई भी अगर बच्चा है तो 3 मार्क्स यहां से वो स्कोर कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो 3 मार्क्स आपके यहां सिक्योर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन 1B। अब क्वेश्चन 1B जो होता है वो होता है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। मतलब आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई तो एक गलत पेयर रहेगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना, और बताना है। तो यहां पे सबसे पहले आप देखोगे क्या बोल रहा है, बेंजामिन ट्यूडेला स्पेन, मार्को पोलो इटली, इब्न बतूता इंडिया, युआन श्वांग चाइना। तो इसमें अगर आप देखोगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर इसको आप देखोगे तो इसमें जो रॉन्ग पेयर है वो है आपका ये इब्न बतूता जो है वो इंडिया का। ठीक है, इब्न बतूता है जो है वो इंडिया का है।
फिर उसके बाद मलखंब फिजिकल एक्सरसाइज है, कबड्डी आउटडोर गेम है, आइस हॉकी एडवेंचरस गेम है, आत्यापट्या क्या इंडोर गेम है। तो यहाँ पे जितने भी चीजें हैं वो सब आउटडोर गेम्स है, एडवेंचरस गेम है। यहाँ पे आत्यापट्या जो है वो यहाँ पे इंडोर गेम। तो ये आपका क्या है, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको रॉन्ग सेंटेंस आपको पिक करना था। उसी प्रकार जेम्स अगस्टस हिक्की है, बंगाल गैजेट का, बाल शास्त्री जांबेकर दर्पण का है, भाऊ महाजन ज्ञानोदय का है, बाल गंगाधर तिलक केसरी का है। तो ये आपका रॉन्ग सेंटेंस है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो कुटियाट्टम दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, इसको भी समझो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुटियाट्टम, ठीक है, संस्कृत थिएटर केरला। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा रामम, जो कि डांस फॉर्म इन वेस्ट बंगाल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग पेयर हो जाएगा। तो इसको आप हाईलाइट कर लो। तो वैसे तो मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, एक जस्ट एक आपको मैं आइडिया दे रहा हूं कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, मतलब इस प्रकार के कैसे ये जो रॉन्ग पेयर आप बोल रहे हो ना, इस ऐसे बनते हैं क्वेश्चन नॉर्मली। तो यहाँ पे भी आप 3 में से 3 मार्क्स आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आता बच्चा। मतलब 6 मार्क्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1A और 1B में सिक्योर हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है इसमें भी आपके पार्ट्स हो जाते हैं। तो क्वेश्चन 2A में अगर आप देखोगे तो ये है डू एज डायरेक्टेड। अब ये इंग्लिश वाला डू एज डायरेक्टेड नहीं है जो हम लोग नॉर्मली ग्रामर वाला दिया होता है, तो ये अलग डू एज डायरेक्टेड है। इस डू एज डायरेक्टेड में आपको बोलता है कि जैसा दिया है वैसा करो। डू एज डायरेक्टेड का मतलब ये होता है। तो ये क्वेश्चन आपको एनी 2 करना होता है, 4 मार्क्स के लिए आता है। तो अगर मैं क्वेश्चन पेपर जो मेरे हाथ में है इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे आपको कोई भी 2 करना होता है। क्वेश्चन कितने आते हैं, टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं। मतलब इसमें एनी 2 करना होता है आउट ऑफ 3। टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, इन 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करना होता है और दोनों अटेम्प्ट कर लोगे, राइट लिखोगे तो 4 में से 4 मिल जाएगा आपको। 2 मार्क्स एक क्वेश्चन का, 2 मार्क्स एक क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले क्वेश्चन कैसा आ सकता है, कोई भी ग्राफ दिया रहेगा, ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन आ सकता है, कोई भी कंसेप्ट चार्ट आ सकता है, या फिर कंसेप्ट मैप यानी ग्राफ चार्ट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइमलाइन को ड्रॉ करने आ सकता है, फ्लो चार्ट बनाने आ सकता है। अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो जैसे ये आया टाइमलाइन वाला क्वेश्चन, तो टाइमलाइन वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको अलग अलग ईयर्स दिया रहेगा और उसमें क्या क्या हुआ था उसके हिसाब से टाइमलाइन दिया रहेगा और कहीं कहीं पे जगह पे खाली डैश रहेगा। ये देखो डैश दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो याद रख लेना 1870 ऐसा टाइमलाइन आया। तो 1876 में हुआ था भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश, फिर 1932 में भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश, ठीक है। उसके बाद 1937 में भारतवर्षीय मध्ययुगीन चरित्र कोश और 1946 भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र कोश। तो ये कुछ टाइमलाइन है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट चार्ट टाइमलाइन आपको याद करके चलना है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है, मान लो फ्लो चार्ट की अगर क्वेश्चन आए तो ऐसा भी आ सकता है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बीच में लिख दिया और आपको डब्बा दे दिया, बॉक्स 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 खाली खाली, उसमें आपको फिलअप करना है। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स क्या होता है, हॉकी होता है, क्रिकेट होता है, टेबल टेनिस होता है, बैडमिंटन होता है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा कंसेप्ट मैप और भी आ सकता है, जैसे टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज दे दिया, कभी कभी इंटेंजिबल भी दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं पे भी कुछ भी दे सकता है। तो जैसे टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज दे दिया तो आपका जैसे मैन्युस्क्रिप्ट होता है, एंशिएंट साइट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, फिर इसका आर्टिफैक्ट्स होता है। तो ये आपके क्या दे दिया है, आपके टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का फ्लो चार्ट दे दिया था, जो कि हमने फिलअप करके बता दिया। इस प्रकार से करना है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2A में आएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, कंसेप्ट चार्ट को करने में कितना ही दिक्कत जाएगा, टाइमलाइन को करने में कितना ही दिक्कत आएगा, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। मतलब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2A है जो डू एज डायरेक्टेड है, जिसमें टाइमलाइन वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या आया था, टाइप्स ऑफ टूरिज्म आया था, कौन कौन से टाइप के टूरिज्म होते हैं, ना हिस्टोरिकल टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, ठीक है, एग्रो टूरिज्म, कुछ भी आप लिख के आ सकते हो। इतने सारे टूरिज्म जो हमने पढ़ाए हुए हैं आपको, चैप्टर नंबर 8 या 9 टूरिज्म वाला चैप्टर, ठीक है, तो उसमें पूरा पढ़ाया हुआ है। तो इसमें भी कोई भी बच्चा 4 में से 4 मार्क्स आराम से निकाल सकता है, क्योंकि यार ये बहुत इजी होता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि हर बार 4 में से 4 ही आएगा, पर लेकिन कोई भी बच्चे ने अगर ठीक ठाक पढ़ाई की है ना, वो यहाँ पे 4 में से 4 मार्क्स निकाल लेगा, ठीक है। तो आपका यहां तक सिक्योर हो गया मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चलो अब क्वेश्चन 2B। तो जैसे क्वेश्चन 2A हो जाएगा आपका, उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन 2B। क्वेश्चन 2B में पूछता है जनरल तौर पे शॉर्ट नोट्स, जनरल तौर पे शॉर्ट नोट पूछता है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे बोल रहा है 2B में राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, मतलब आपको 3 शॉर्ट नोट दिया रहेगा आउट ऑफ 3, मतलब 3 शॉर्ट नोट में से आपको कोई भी 2 शॉर्ट नोट पढ़ना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, जो टेक्स्ट बुक के पीछे होते हैं ना, उनको भाई रट्टा मार लो, जाओ कैसे भी करके, उसके सॉल्यूशंस तो आपके पास होंगे, डाइजेस्ट नोट्स 21 वगैरह तो आप फॉलो करते ही होंगे। तो जो भी है उनके क्वेश्चन के आंसर्स को याद कर लें, जितने भी टेक्स्ट बुक के पीछे दिख रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, जैसे सुबाल्टन हिस्ट्री लास्ट टाइम आया था, वोल्टायर आया था, ल्यूरी म्यूजियम आया था, उसके बाद और लिख देता हूं यहाँ पे स्थल कोश आया था, स्थल कोश, ठीक है, स्थल कोश आया था। उसके बाद ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी आया था, ठीक है ना। ये सब मैं आपको लास्ट ईयर का बता रहा हूं, ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर का बता रहा हूं। उसके अलावा आया था रोल ऑफ न्यूज़पेपर आया था। तो ये जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे वाले हैं, तो सबसे पहले तो आप उनको कर लेना है और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाना है, जैसे मैंने यहां पे लिख के दिखा दिया। तो इस प्रकार से करना है। और शॉर्ट नोट की भी अगर मैं बात बोलूं, बच्चा बहुत ईजी होता है, आराम से भाई कोई भी इंसान ने थोड़ा भी पढ़ाई किया होगा, जैसे मान लो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी क्या होता है, स्थल कोश क्या होता है,
आपको लूरी म्यूजियम के बारे में क्या पता है? अगर कोई भी इंसान लिखेगा तो भी बच्चा 4 में से 4 यहाँ पे निकलते हैं, 4 में से 4 मार्क्स निकलते हैं। लेकिन फिर भी चलो आपके थोड़े बहुत मार्क्स कट रहे हैं तो मैं यहाँ पे 3 ही पकड़ता हूँ आपके लिए, ठीक है? मैं आपके 3 मार्क्स पकड़ता हूँ कि कोई बच्चे ने कुछ गड़बड़ की होगी तो चलो 3 मार्क्स तो वो निकाल देगा शॉर्ट नोट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4 में से 3 मार्क्स निकाल लेगा, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन 2 खत्म। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रीजन। तो आप जैसे आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 3 में आया था गिव रीजन, जैसे आता है ना आपके साइंस में गिव रीजन, वैसे यहां पे है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रीजन, मतलब एक तरीके से गिव रीजन है जिसमें भी आपके टोटल 4 गिव रीजन होते हैं। देखो कितना अच्छी चीज है, इसमें 4 गिव रीजन आते हैं, 1 2 पीछे आए 2 3 4, मतलब टोटल 4 गिव रीजन में से आउट ऑफ 4, 4 गिव रीजन में से आपको सिर्फ 2 करना है। तो कितनी बड़ी बात है, आराम से कर लोगे, ठीक है? तो कोई भी 2 गिव रीजन आ सकते हैं, तो जितने भी टेक्स्ट बुक के गिव रीजन है जरूर से कर लेना। क्वेश्चन बैंक के और कुछ प्रीवियस ईयर के देख लेना। क्वेश्चन बैंक के तो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, प्रीवियस ईयर के वीडियोस अवेलेबल होंगे, वो भी मैं टेलीग्राम पे रीशेयर कर दूंगा, आप वो भी देख लेना। लेकिन मैं एक सजेशन क्या देना चाहता हूं, जैसे लास्ट टाइम क्या पूछा था कि फोकोल्ट कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, फिर इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन लाइक चित्रकाठी विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। उसके बाद टॉयज कैन टेल अस अबाउट द हिस्ट्री, द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को। ये सब आपको गिव रीजन के तौर पे बताना है। तो जितना हो सके टेक्स्ट बुक के पीछे वाला कर लो, और मुझे पता है सभी बच्चे अगर कर लेंगे तो यहाँ पे 2 में से 2 राइट हो जाएगा आपको, और यहाँ पे 4 मार्क्स में से 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। गिव रीजन में मार्क्स मिल जाता है अगर आप ठीक ठाक लिखोगे तो, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये था गिव रीजन की बारी, ठीक है? खत्म हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आपका हिस्ट्री में जब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हो तो आपका आ जाता है वो पैसेज। ये याद रखना, हमेशा क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो आपका पैसेज होता है। अब पैसेज मतलब जैसे इंग्लिश में आपको पैसेज दिया था, उसके हेल्प से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहां पे भी जो भी आपके 9 चैप्टर है हिस्ट्री में जो 9 के 9 चैप्टर है उसका कोई भी पैराग्राफ काट के दे देगा आपको, यहां पे चिपका देगा। जैसे यहां पे बोल रहा है कि मेजर ध्यानचंद एन एक्सपर्ट प्लेयर ऑफ हॉकी, ये उठा के दे दिया। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दे सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको पैसेज दिया रहता है, मान लो इतना लंबा चौड़ा पैसेज दिया रहेगा, और उस पैसेज का लगभग 12 से 15 लाइन का लेंथ होता है, ठीक है? तो इसमें ना जनरल तौर पे टोटल मिला के 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स वाले आ जाते हैं और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, कुल मिला के ये 2 मार्क्स और ये 1-1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के आपके 4 मार्क्स होते हैं, और आराम से आंसर ढूंढ सकते हो। जैसे यहां पे लास्ट टाइम क्या आया था कि हु इज कॉल्ड द विजार्ड ऑफ हॉकी, तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ एक्सपर्ट प्लेयर है मेजर ध्यानचंद जो है वो लिखा है यहाँ पे, ठीक है? एंड ही वाज आल्सो नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी, मतलब क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद इसका आंसर आ गया। मतलब कोई भी इंसान, कोई नॉर्मल बिलो एवरेज बच्चा भी वो पैसेज को रीड करेगा ना तो उन सभी क्वेश्चंस के जवाब वो राइट देगा, क्योंकि बहुत ईजी, और आपको इंग्लिश में वो करने का प्रैक्टिस तो है, क्योंकि इंग्लिश एग्जाम में भी आपने पैसेज में से आंसर ढूंढ के बहुत लिखा हुआ है। तो यहां पे भी कोई भी बच्चा 4 में से 4 मार्क्स निकाल लेगा, मुझे गारंटी है, बहुत इजी होता है। लेकिन अगेन उसके लिए मैंने आपको बोला कि हर एक चैप्टर की अगर आपको समझ है तो और हेल्प करेगा आपको, इसीलिए मैं बोल रहा था आपके आपको लेक्चर्स जरूर से देख लेना। हमारे सभी चैप्टर्स को हमने लेक्चर बाय लेक्चर फॉर्म में पढ़ा रखा है, तो आपको जरूर से हेल्प करेगा, तो जरूर से देख लेना। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, ठीक है? आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग दिया है लेकिन डिटेल में आपको लिखना है, मतलब एक तरीके से ब्रीफ क्वेश्चन है। तो यहां पे आप देखोगे ब्रीफ क्वेश्चन में, यहां पे भी आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्वेश्चन आता ही आता है जो कि आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल एनी 2 करना होता है, और 4 क्वेश्चन दिया होता है। मतलब सोचो कितना इजी कर दिया, आउट ऑफ 4, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 ब्रीफ अटेम्प्ट करने हैं, और एक ब्रीफ अटेम्प्ट करने का आपको कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चा, कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। समझो कितना बेहतरीन है ये, ठीक है? एक क्वेश्चन करने का। तो आप बताओ इसमें जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सप्लेनेशन ब्रीफ वाले क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आ सकता है। और अगेन एक पॉइंट बता देता हूं, डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर 3 मार्क्स के लिए करना है ना, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपका जो भी हेडिंग रहेगा आ जाएगा, बीच में एक लाइन रहेगा, ये आपका हेडिंग बन गया, ठीक है? उसके बाद एटलीस्ट 3 मार्क्स है तो कम से कम 6 पॉइंट लिखना, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, ऐसा डिस्टिंग्विश बिटवीन है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कंपैरिजन करने के लिए आ सकता है, 6 पॉइंट लिखना है कम से कम। अगर वर्ड्स में लिख रहे हो 60 to 70 वर्ड्स लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि लास्ट टाइम पूछा था कि व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, क्या पूछा था कि व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, मतलब इसके ऊपर पूरा ब्रीफ आपको पढ़ना है। फिर व्हाई इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हो गया। व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, ये हो गया क्वेश्चन। राइट अबाउट द दशावतार थिएटर। तो ये इतने सारे खतरनाक क्वेश्चन जो कि टेक्स्ट बुक के ही पार्ट होंगे, जिसको आपको पढ़ के रखना है। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो कोई भी बच्चा है यार, मैं इतना तो समझता हूं कि यार वो निकाल लेगा यार, एटलीस्ट 4 मार्क्स तो निकाल ही लेगा, क्योंकि मुझे पता है ब्रीफ क्वेश्चन में आप अगर अच्छे से लिख रहे हो तो 3 में से 3 एक क्वेश्चन में तो आप लेके ही जाओगे। और क्या 4 क्वेश्चन में से कोई 2 अटेम्प्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं तो समझता हूं कि यहां पे 6 में से 6 निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो मैं पकड़ता हूं कि 5 मिलेगा आपको, ठीक है? चलो यहां पे 5 मार्क्स आपके मिलते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री वाला पार्ट खत्म। अब आ जाता है पॉलिटिकल साइंस। 28 मार्क्स का हिस्ट्री का पार्ट था, ठीक है? 28 मार्क्स का क्या था आपका हिस्ट्री का पार्ट था, ठीक है? समझ में आ गया बच्चा?
ओके, अब आप पूछ रहे हो कि सर ये क्या किया आपने, तो एक छोटा सा कीड़ा था, वो घूम रहा था कैमरा के आगे, आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का ना, वो डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है, उसको मैंने थोड़ा सा ये किया। चलो, क्या है ये? पॉलिटिकल साइंस, 12 मार्क्स का वेटेज होता है। पहला ही क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस में आता है, जो कि होगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए है आपका अगेन एमसीक्यूज, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 मार्क्स का आता है, मतलब 2 ही रहेंगे। जैसे पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर में, द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डैश। तो एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। उसके बाद इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड डैश ट्राइब फ्रॉम द ओडिशा रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो गोंड ट्राइब ने रिवोल्ट किया था। तो ये एमसीक्यूज ऐसे आते हैं, और यहां पे भी आराम से आप 2 में से 2 मार्क्स निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि ये एमसीक्यूज होते हैं, बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स ऑल्सो द गिव रीजन। मतलब आपको ट्रू और फॉल्स, ट्रू है तो ट्रू लिखना है, लेकिन फॉल्स है तो आपको रीजन बताना है, ये बहुत जरूरी है। तो इसमें ना कोई भी 2 करना होता है, 4 मार्क्स के लिए आता है, और इसमें से टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आउट ऑफ 4 आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करना होता है, और आराम से मार्क्स मिलते हैं। तो जितने भी टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे ट्रू और फॉल्स विथ रीजन वाले दिख रहे हैं, क्या है ये? ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। मतलब ट्रू रहेगा तो ट्रू बताना है, साथ में रीजन भी बताओ, लेकिन फॉल्स रहेगा तो पक्का आपको रीजन तो बताना ही है। तो इसमें 4 क्वेश्चन, माफ करना 4 नहीं है, 3 ही है, माफ करना मैंने 4 लिख दिया, 3 ही है। 3 में से आपको 2 कराने, करेक्ट है? 3 में से 2 करने, मैंने 4 गलती से बोल दिया। तो एक आया था, अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस द इलेक्शन कमीशन होल्ड इलेक्शन इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेकंड टाइम, कोalition पॉलिटिक्स लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, कोalition पॉलिटिक्स हमेशा इंस्टेबिलिटी नहीं लाता है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपका ओपिनियन लिखना है, ट्रू लिखना है, फॉल्स लिखना है, और उसका गिव रीजन लिखना है। तो यहां पे भी यार आराम से आप निकाल सकते हो फुल मार्क्स, 4 में से 4 मार्क्स मिल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब बताओ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। कंसेप्ट चार्ट आ जाता है, देखो इतना बड़ा आया था। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8A, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। मतलब जैसे शॉर्ट नोट हिस्ट्री में आता है, उसी प्रकार कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो ये भी जितने भी टेक्सुअल वाले होंगे, जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, ये लास्ट टाइम आया हुआ है, पीवाईक्यू है ये, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं कि यही आएगा, ये पीवाईक्यू है। राइट्स बेस्ड अप्रोच, ठीक है, राइट्स बेस्ड अप्रोच। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको फटाफट से याद करके चलनी है, इसको बोलते हैं कंसेप्ट। तो जितने भी टेक्स्ट बुक के पीछे आपको क्या दिख रहे हैं, ऐसा लिखेगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, कंसेप्ट चार्ट नहीं, कंसेप्ट। तो वो ये आप याद कर लेना। 2 आते हैं, दोनों में से कोई एक ही करना होता है, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे, इजी है। उसके बाद आ जाता है आपका डुएस डायरेक्टेड, जिसमें एक ही करना होता है। इसमें है कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप, या फिर एक और मैप है। तो 2 मैप या फिर 2 फ्लोचार्ट के फॉर्म में चीजें दिए, दोनों में से कोई एक करना होता है, एनी वन करना होता है। तो या तो फ्लोचार्ट आएगा, कंसेप्ट चार्ट आएगा, या तो कंसेप्ट मैप आएगा। चलो एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। जैसे ये आया था प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, देखो ये आया था, पिछली बार दिया था और पिछली बार आया भी था प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर वो फाइनलाइज करता है वोटर लिस्ट को, उसके बाद नॉमिनेशन करता है कैंडिडेट्स का, और स्क्रूटिनी करता है, यानी ये देखता है कि वो बराबर है कि नहीं नॉमिनेशन फॉर्म को। फिर इलेक्शन कैंपेन होता है, फिर एक्चुअल वोट डालते हैं, एक्चुअल काउंटिंग होता है, फिर काउंटिंग ऑफ वोट्स होता है, फिर रिजल्ट आ जाता है लास्ट में। तो इस प्रकार से हमारा इलेक्शन सिस्टम जो है वो काम करता है। तो ये था प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये रीजनल पार्टीज, लास्ट टाइम आया था, देखो क्या है ये? रीजनल पार्टीज ऑफ इंडिया, लास्ट टाइम चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी आया था, यहां पे मैंने दिया है रीजनल पार्टीज ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे पार्टी है, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, शिवसेना है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, और भी बहुत सारे पार्टी है, वो आप नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके ऊपर है, आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन वो रीजनल पार्टी होनी चाहिए महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से कंसेप्ट चार्ट आएंगे, 2 में से कोई एक करना रहेगा, तो नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। तो यहां पे भी 2 में से 2 मार्क्स आपके सिक्योर है, आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं पॉलिटिकल साइंस का, यानी इस पूरे पेपर का एक आखिरी क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जो कि होता है आंसर इन ब्रीफ, यानी आपको ब्रीफ क्वेश्चन करना है। इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 में से एनी वन करना है आउट ऑफ 2, यानी 2 क्वेश्चन, 2 बड़े बड़े क्वेश्चन में से सिर्फ एक अटेम्प्ट करना है, और लगभग 25 से 30 वर्ड से लिखना होता है। मतलब ब्रीफ तो है, लेकिन बहुत बड़ा ब्रीफ नहीं है। तो क्वेश्चंस टेक्स्टबुल जितने भी आपको ऐसा पूछा रहेगा, एक्सप्लेन इन ब्रीफ दिया रहेगा, डिस्क्राइब दिया रहेगा, ये जितने भी टेक्स्ट बुक के पीछे वाले क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाले, डिस्क्राइब वाले, शॉर्ट नोट वाले, इसको आप पढ़ के रखना। जैसे लास्ट टाइम आया था कि व्हाट इज मीन्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, और एक और क्वेश्चन था व्हाट इज मीन्ड बाय द मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन किसको कहते हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस आएगा तो भी बच्चा कर लेगा। तो चलो, अगर आपको ठीक से नहीं भी आ रहा है तो भी थोड़ा कुछ लिख के आओगे तो भी 1 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है यहाँ पे, यानी 2 में से आपको 1 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आप मार्क्स निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम टोटल काउंट करें, कोई एवरेज या फिर मोर देन एवरेज बच्चा है और उसने अच्छे से पढ़ाई किया है, तो सारे चीज लिख लेता है, तो कैसे उसको मार्क्स मिल सकते हैं आउट ऑफ 40 मार्क्स? तो चलो काउंट करते हैं, आपके सामने काउंट करके दिखाऊंगा कि कितने मार्क्स उसको मिल सकते हैं। जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन उसको एमसीक्यूज में 3 मार्क्स मिल गए, ठीक है, एमसीक्यूज में 3 मार्क्स मिल गए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 1B में जो आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर है, उसमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 6 मार्क्स हो गया आपका, ठीक है। यहां पे डुएस डायरेक्टेड में भी 2 ही कॉन्सेप्ट चार्ट कर लोगे तो आराम से 4 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स आपके यहां तक हो गए।
यहां पे 10 मार्क्स आपको मिल गया, ठीक है, 10 मार्क्स हो गया। उसके बाद आप शॉर्ट नोट लिखोगे तो भी 4 में से 3 मार्क्स मिलेगा, 13 मार्क्स हो गया, ठीक है। गिव रीजन लिखते हो तो भी +4 मतलब 17 मार्क्स हो गया। 17 + 4 पैसेज में से आंसर तो बिल्कुल इजी होता है, तो 21 मार्क्स हो गया। और ब्रीफ वाला, ठीक है, जिसमें 6 में से 5 मार्क्स भी निकालते हो, तो 21 + 5 26 मार्क्स आपके यहां हो जाएंगे। चलो अगर मैं 5 ना पकड़ू, चलो 4 ही पकड़ता हूं, मान लो कि आपको तकलीफ है यहां पे और सर मेरे को इतना नहीं अच्छे से पढ़ा था, आपने 4 ही मार्क्स निकाला, तो भी यहां तक कितने मार्क्स हो गए बच्चा? 21 + 4 25 मार्क्स मिल गए। मतलब 28 में से 28 में से 25 मार्क्स तो आप सिर्फ हिस्ट्री में निकाल सकते हो। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 25 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। फिल इन द ब्लैंक्स में 2 मार्क्स इजीली निकाल लोगे और आपका ये गिव रीजन में भी आप आराम से, गिव रीजन नहीं है, ये तो ट्रू और फॉल्स है, लेकिन उसका रीजन के साथ लिखना है। तो यहां से 2 + 4 6 मार्क्स प्लस वहां 25 मार्क्स, 31 मार्क्स आपके यहां हो जाएंगे। 31 प्लस ये 2 33 प्लस ये 2 35 मार्क्स यहां आपके सिक्योर हो गए। और मान लो 1 मार्क्स आपके ब्रीफ में मिल जाते हैं, मतलब 36 मार्क्स। मतलब कुल मिला के आपको अगर मैं बात बताऊं तो आप लोग अपने पेपर में 36 मार्क्स निकाल पा रहे हो आउट ऑफ 40 मार्क्स आपके हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में। तो क्या ये मार्क्स बुरा है? क्या बिल्कुल बुरा नहीं है, बहुत अच्छा मार्क्स है। जो हमारा मिशन था 35+ मार्क्स आउट ऑफ 40 निकालना, आराम से आ रहा है। तो सोचो 36 मार्क्स यहां निकाल पा रहे हो। ज्योग्राफी में भी मान लो कि अगर आप 36 मार्क्स निकाल पा रहे हो, आपके जो बोर्ड्स के मार्क्स होते हैं, जो स्कूल की मार्क्स होते हैं, उसमें भी अगर आप एक लगभग 18 मार्क्स निकाल पा रहे हो, एक मान लो, एक अंदाजा बोल रहा हूं, डिवाइड बाय 100 करोगे तो कितने हो रहे हैं? अगर हम काउंट करें बच्चा, मैं आपको काउंट करके ही दिखाता हूं सीधा सीधा, और परसेंटेज निकाल के दिखा देता हूं। तो 36 + 36 72 होता है, प्लस 18 होता है 90। तो 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके सोशल स्टडीज में, सोशल साइंस में आपके 90% मार्क्स आपके बन रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स है और आपके परसेंटेज को इंक्रीज करने वाला मार्क्स है। तो सोचो अगर आप मेहनत करोगे तो कितना आसान है हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छा मार्क्स निकालना और पूरे पेपर में भी परसेंटेज वाइज अच्छा मार्क्स निकालना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप ऐसे ही फॉलो करोगे और अच्छे मार्क्स निकाल के लेकर आओगे, ठीक है। तो 2-2.5 दिन है, खूब मेहनत करना, लेक्चर्स देखो, कंसेप्ट समझो, याद करो, प्रैक्टिस करो, बाकी हम पे छोड़ दो। सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लाते रहेंगे, आप लोग बस पढ़ते रहना मन लगा के और हमारे सारे वीडियोस को प्यार देना और शेयर करते रहना। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।